हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन उसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जो बनती है उसके बारे में बात करना है और उसको कैसे निकालना है वो सिस्टम में से उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये चैप्टर में से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आस्क कर सकते हैं। दैट मीन्स 8 to 12 मार्क्स का वेटेज जो है 8 to 12 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर से हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट क्या है वो पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ेंगे, मिक्सचरेशन का प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे, रोल ऑफ द ऑर्गन इन एक्सक्रीशन कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या रोल है वो पढ़ेंगे। एंड अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे डिसऑर्डर हो सकते हैं तो इसके बारे में ये चैप्टर में हम बात करेंगे। ये जो स्लाइड यहाँ पे दिया गया है वो जस्ट फॉर योर रिकॉल पर्पज है, ये ओनली फॉर विच पर्पस रिकॉल पर्पस है। ऑलरेडी आपने आगे देख लिया है बट फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं कि एनिमल जो है ना वो कौन सी चीज है। तो एनिमल जो है वो एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, water and some ions like Na plus, K plus, chloride ion, phosphate, सल्फेट तो एक्सेट्रा जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में फॉर्म होता है। एंड दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली, ये जो सारे सब्सटेंस है ये सारे ये टोटली या तो पार्शियली बॉडी में से रिमूव हो जाना चाहिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, इसमें आप एलिमिनेशन का मैकेनिज्म क्या है वो पढ़ेंगे ऑफ द सब्सटेंसेस विथ स्पेशल एम्फासिस ऑन कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है वो मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये तीनों जो है एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का टाइप है, ठीक है। देन आफ्टर आगे देखते हैं कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी की बात करें टॉक्सिसिटी की तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है तो अमोनिया जो है मोर टॉक्सिक। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट एक्सेप्टेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक है एंड इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी भी चाहिए। जितना ज्यादा टॉक्सिक है उतना पानी भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा वाटर इसको नीडेड है निकालने के लिए, ठीक है। Whereas यूरिक एसिड बीइंग द लिस्ट टॉक्सिक, सबसे लिस्ट टॉक्सिक कौन है तो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो लिस्ट टॉक्सिक है तो इसको निकालने के लिए पानी भी बहुत लेस चाहिए, लेस पानी की जरूरत है ये कचरे को निकालने के लिए with the minimum loss of water and the process of excreting ammonia is ammonotalism। देखो अब डेफिनेशन के तौर पे आस्क करें तो एमोनोटेलिज्म क्या है तो अमोनिया जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया का कचरा निकालता है उसको एमोनोटेलिज्म बोलेंगे। मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस
एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमोनोटेलिक इन नेचर। और जैसे हमने आगे अभी बढ़ा था कि जितना अमोनिया बॉडी में से जो कचरा अमोनिया के फॉर्म में होते हैं तो उसको निकालने के लिए वो ज्यादा टॉक्सिक है तो पानी भी ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा पानी कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली वाटर बॉडी एक्वेटिक में। ओके, तो वो वैसे सरफेस पे ही रहते हैं कि उनको पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो। एंड द अमोनिया जो है, अमोनिया as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across the body surface or through gills surface in fish as ammonium ion. Ammonium ion के फॉर्म में ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अमोनिया का कचरा निकालना है तो उसमें किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एंड टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। टेरेस्ट्रियल जो है वहां पे यूरिया टॉक्सिक फॉर्म में निकलता है या तो फिर यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बचाना है। अब मैमल की हम बात करते हैं तो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, amphibians, marine fishes mainly excrete urea and are known as ureotelic. Now, जैसा जैसा कचरा निकलता है उससे ऊपर से उसका नाम है। सपोज कोई एमोनिया वाला कचरा निकालता है तो वैसे एनिमल जो है उनको बोलेंगे एमोनोटेलिक। एमोनिया वाला कचरा निकालता है तो उसको हमने क्या बोला था? एमोनोटेलिक। यूरिया वाला कचरा निकालते हैं तो यूरियोटेलिक। देखो, एंड यूरिक एसिड वाला कचरा निकालता है तो यूरिकोटेलिक। तो ये सारे नेम्स जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसा कचरा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। देखो, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है बट वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट में जैसे मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो इट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। लिवर में यूरिया में कन्वर्ट होता है ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड। और ब्लड में यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है, which is filtered and excreted out by kidney. फिल्टर होता है एंड किडनी के फिल्टर होता है और बाहर निकल जाता है किडनी के थ्रू। एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया उसमें रिमेन भी बचता है। यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स में बचता है ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए अमाउंट बाकी बचता है। Reptiles, birds, land snails, and insects excrete nitrogenous waste as a uric acid. रेप्टाइल, बर्ड और स्नेल जो है, लैंड स्नेल इंसेक्ट्स है, ये सब यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट कचरा निकालते हैं। और आप देखो तो इन द फॉर्म ऑफ पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में होता है। ओके, क्योंकि इसमें सबसे कम पानी का लॉस और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर नोन एज यूरिकोटेलिक। तो ये सारे डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लिया था, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड एमोनोटेलिक। आई होप कि आपको ये जो बेस है वो अच्छे से समझ में आया है। समझ में आ गया तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ आगे हम बात करते हैं कि सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम present a variety of excretory structures, and in most of invertebrates these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates जो है उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स है जैसे किडनी। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले उसके बारे में इसमें थोड़ा टॉपिक दिया है, ये भी रिकॉल पर्पस से ही है क्योंकि आगे आपने पढ़ लिया है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर। थोड़े जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थस। ओके, जैसे बात करें कि प्लेटीहेल्मिन्थस जो है तो उनकी बॉडी में ट्यूब्यूल्स कौन से फॉर्म की होती है? तो वो होती है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया गेटिंग, या तो फिर उसको बोलते हैं हम फ्लैम सेल्स।
एग्जाम्पल उसका प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया, वो सब। देन आगे बात करते हैं रोटीफर्स, समानिलिड्स एंड द cephalochordates, एम्फिऑक्सस उसका एग्जाम्पल है। Protonephridia are primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation. ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, प्रोटोनेफ्रिडिया ये किसके साथ एसोसिएशन में है? तो ये ओस्मो रेगुलेशन के साथ एसोसिएशन में। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लेटवर्म्स, प्लेनेरिया, रोटीफर्स, एनिलिड्स, सेफालोकोर्डेट्स जिसमें एम्फिऑक्सस, तो ये सब में आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन हो सके, मतलब दैट इज ओस्मो रेगुलेशन हो पाए, इसीलिए इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। उसके बाद बात करें नेफ्रिडिया जो है वो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है इन अर्थवर्म में। ओके, उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया की बात नहीं हुई है, ओनली बात हुई है नेफ्रिडिया की। तो नेफ्रिडिया जो है वो कहाँ पे? तो अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। ओके, अर्थवर्म एंड अदर्स एनालिड्स जो है उसमें नेफ्रिडिया रहता है। और ये नेफ्रिडिया क्या है? तो नेफ्रिडिया है ट्यूब्यूलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसका क्या काम है, फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने में हेल्प करता है एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड ionic balance, to remove nitrogenous waste, maintain fluid and ionic balance. Okay, एंड माल्पिडियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है मोस्ट इंसेक्ट्स में। तो ये एक चीज हुई, ये दूसरी चीज। थर्ड थिंग की हम बात करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं माल्पिडियन ट्यूब्यूल? तो इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स आर हैविंग माल्पिडियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में। एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो कॉकरोच जो है, मोस्ट ऑफ कॉकरोच उसमें माल्पेडियन ट्यूब्यूल होता है। और इसका फंक्शंस जो है, माल्पेडियन ट्यूब्यूल का फंक्शन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दो फंक्शन है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों इसका फंक्शन है। एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, फोर्थ वन जो है माल्पेडियन ट्यूब्यूल्स का बात हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोन्स जो होते हैं क्रुस्टेशियन, दोनों लाइफ में, सी लाइफ एंड रिवर लाइफ दोनों, क्रुस्टेशियन जो है, तो क्रुस्टेशियन लाइक प्रोन की बात करें तो प्रोन्स जो होते हैं उसके पास क्या है? तो उसके पास है ग्रीन ग्लैंड, या तो फिर ये ग्रीन ग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम है एंटिनल ग्लैंड। एंटिनल या तो फिर ग्रीन ग्लैंड जो है वो इसको, जो वेस्ट है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ये जो बेस था वो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये बेसिक टॉपिक समझ में आ गया है तो हमें लाइक करो और शेयर भी करो, कमेंट भी करते रहो ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम जो है ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायग्राम टाइप क्वेश्चन जो है, डायग्राम टाइप क्वेश्चन, इसमें ये आस्क हो सकता है, कोई जगह पे ABCD ऐसा लिख के ऐसा डायग्राम आस्क हो सकता है।
एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, रीनल आर्टरी क्या है, रीनल वेन क्या है, किडनी कहाँ है, डोर्सल ओर्टा क्या है, यूरेटर क्या है, यूरेथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लीडर, कॉर्टेक्स, मेडुला पेल्विस, इंफेरियर वेना कावा क्या है। तो ये सारी बात हम इसमें करते हैं। तो इन ह्यूमंस में क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट, कौन सी चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है, तो इसमें आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, मतलब जो ऑर्गन्स है उसमें टू किडनी, पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर यूरेटर, मतलब नली जो होती है ना वो, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, इतना एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंसिस्टेंट पार्ट है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, पेयर ऑफ किडनी, सी ये जो है पेयर ऑफ किडनी दिस एंड दिस, देन पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो पाइप जैसा दिखता है वो, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ये जो है वो आपको याद रखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। ठीक है, नाउ किडनी कैसी है, तो किडनी का स्ट्रक्चर आपको आस्क करे तो इसमें आपको करना है कि किडनी कैसी है, तो आप देख सकते हो रेडिश ब्राउन कलर है किडनी का, कैसा रेडिश ब्राउन कलर है। शेप कैसा है, तो बिन शेप का है। सिचुएटेड कहाँ है, तो बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो है इसके क्लोज कांटेक्ट में है, एंड टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी डोर्सल इनर वॉल से, एंड दूसरा लास्ट थोसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के साथ जॉइंट है। किडनी का लोकेशन के बारे में ये बात हुआ कि किडनी का लोकेशन क्या है, तो ये लोकेशन था। दूसरा कलर कैसा है, तो ब्राउन है। शेप कैसा है, तो बीन शेप है। ओके, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि सपोज किडनी में बारे में आपको थोड़ा टॉपिक कवर करना है, तो कौन सा कवर कर लेना है टॉपिक्स आपको। तो सबसे पहले किडनी का कलर कौन सा है, तो ये याद करो कि रेडिश ब्राउन है। शेप कैसा है, तो बीन शेप है। लोकेशन क्या है, तो लोकेशन लंबर, थर्ड लंबर वर्टिब्रा एंड लास्ट थोसिक चैम्बर एंड डोर्सल साइड से इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के साथ ज्वाइन है। साइज क्या है, तो साइज के बारे में हम बात करें तो किडनी का जो साइज रहता है, तो यहाँ पे देखो किडनी का ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में इट्स मेजर अबाउट दिस 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, लंबी इतनी होती है। सपोज ये किडनी की हम बात करें तो उसकी एल जो है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें, ब्रेड्थ उसकी कितनी है, तो 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस, थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर थिक है। ओके, वेट कितना है, तो यहाँ पे साइज का बात हो गया, उसके बाद वेट, तो वेट कितना है, तो वेट इसका है 120 to 170 ग्राम। तो ये हुआ अबाउट किडनी। नाउ टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस, ये सरफेस की बात हो रहा है यहाँ पे, मैं लेजर मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। ये जो पूरा मार्किंग है लेजर हो रहा है, ये इनर कनकेव, कनकेव लेंस जो होता है उस टाइप का सरफेस इज नोन एज द हाइलम, और ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। एंड हाइलम में से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, देखो ये पार्ट जो है उसमें ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड यूरेटर, ये सारी चीजें जो है वो पास होती है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस, थोड़ा उसके अंदर जाए तो फनल शेप मतलब लाइक दिस,
ऐसे शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखता है और ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे फनल शेप का स्ट्रक्चर, उनको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। जो यहाँ पे पेल्विस ऐसा लिखा है, किडनी के बारे में बात हो रही है तो बोलेंगे रीनल पेल्विस, विच विच द प्रोजेक्शन नोन एज कैलाइसिस। और उसके अंदर ये देखो ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन कैलाइसिस होता है। डिटेल में हम किडनी का स्ट्रक्चर भी अभी देखेंगे। ओके, एंड द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। बाहर जो है वो पूरा टफ कैप्सूल लेयर है। इनसाइड द किडनी देर आर इनसाइड द किडनी देर आर टू जोन्स। दो जोन है। आउटर साइड का कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर साइड का जो है वो मेडुला। ये जो है वो कॉर्टेक्स है, को यही है कॉर्टेक्स है, और ये इनर जोन जो है ये इसको मेडुला बोलते हैं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मास्क। मेडुला जो है उसमें कॉनिकल मास्क में ये डिवाइडेड है, जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इसके अंदर ये जो सारे थिंग्स है इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, और ये जो मेडुलरी पिरामिड है वो कैलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल कैलिक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स जो है, तो कॉर्टेक्स कहाँ पे है, तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड्स जो है ये मेडुलरी पिरामिड्स है, ठीक है, और ये कॉर्टेक्स है। तो ये दोनों के विलम कॉलम होती है, तो इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी करके बोला जाता है। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये जो है ना अंदर अंदर ये कॉलम्स, रिनल कॉलम देखो दिया है, रिनल कॉलम, तो इसको बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टीनी। इच किडनी हैज अ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज अ नेफ्रॉन। इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जैसे जैसे बाउमेंस का कैप्सूल होता है, देन आफ्टर हेमलेस लोब, देन कलेक्टिंग डक्ट्स, तो ऐसा ही एक यूनिट हुआ, वैसा मिलियंस कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका जो यूनिट है किडनी का, जो स्पेशलाइज सेल है उसका नाम है नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो है वो इसके बाद नेक्स्ट फिगर जो है इसमें इसकी बात हो रही है, तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। तो नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट, तो आपको बोले कि किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो योर आंसर इज व्हाट, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन की बात करें तो ईच नेफ्रॉन हैज अ टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, नेफ्रॉन की बात करते हैं तो उसके पास दो पार्ट है, एक ये ग्लोमेरुलस और पूरा जो ऐसा है वो है ट्यूब्यूल। सो प्रीवियस स्लाइड में देखिए मैंने यहाँ पे बनाई है, ये देखो बाउल शेप का जो दिख रहा है वो है ग्लोमेरुलस, और पाइपलाइन जैसा जो दिख रहा है वो है रीनल ट्यूब्यूल। नाउ ग्लोमेरुलस क्या है, तो ग्लोमेरुलस जो है ना वो टफ्ट है, tuft of capillary formed by the apparent arteriole, a fine branch of renal artery। उसमें renal artery रहती है, सी इसमें apparent arteriole यहाँ पे दिया ही है कि apparent arteriole का एक पूरा बंच है। Blood from the glomerulus is carried away by an apparent arteriole। ओके, ब्लड जो है वो apparent arteriole के थ्रू इसमें फिर पास आउट होता है। नेक्स्ट, the renal tubule begins with the double wall cup like structure। रीनल ट्यूब्यूल का स्टार्टअप कहाँ से होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ बाउमेंस कैप्सूल जो है उससे चालू होता है। सी यहाँ पे, तो ये जो है ये बाउमेन का कैप्सूल है, ये जो है वो बाउमेन का कैप्सूल है, यहाँ से ये चालू होता है, विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर आप देखो तो क्या है, ग्लोमेरुलस, तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बाउमेन कैप्सूल इज नोन एज मालपिजियन बॉडी, मालपिजियन बॉडी और द रीनल corpuscles। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो ये साथ में दोनों ग्लोमेरुली एंड ये जो है इसको क्या बोलेंगे, मालपिजियन बॉडी, ठीक है। दूसरा उसका नाम है renal corpuscles, and the tubules continue further to form a highly coiled network जिसमें PCT हेयरपिन शेप का स्ट्रक्चर जो है हेनले का वो
हेयर पिन शेप का। ये जो है वो मल्पीजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल जो है उसका डायग्राम आपको दिया गया है। एफेरेंट आर्टेरियोलाई फिर बाहर निकली तो इफेरेंट, अंदर आती है तो एफेरेंट, इसका पूरा एक नेटवर्क है। ओके, ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर है एंड कलेक्टिवली ये पूरा जो पार्ट है उसको मल्पीजियन बॉडी बोलेंगे। नाउ ये मल्पीजियन बॉडी से पहले अब बात करते हैं कि ये जो है इसमें ये आगे का पोर्शन थोड़ा जो है वो पीसीटी है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे पीसीटी। देन ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है हैंडलेस लूप। एंड देन आफ्टर थोड़ा ये पार्ट जो है यहाँ पे ये है डीसीटी। मैं लेजर मार्किंग से आपको दिखाती हूँ कि जो ये पोर्शन है वो पूरा है पीसीटी का पोर्शन। ये पोर्शन जो है इतना अभी सर्कल हो रहा है वो है हेनले एंड ये पोर्शन जो है वो डीसीटी है, डिजिटल ट्यूब्यूल है। और ये सीधा लाइन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। गेटिंग? तो अब आगे हम बात करते हैं ये हेयरपिन शेप का हेनले का लूप रहता है एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। तो आप इसमें देख सकते हो कि नीचे की साइड आया तो उसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे, ऊपर की साइड गया तो असेंडिंग लूप्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द असेंडिंग लिम्स जो है उसके अंदर क्या है, तो असेंडिंग लिम्स कंटिन्यू इज अनदर हाईली coiled tubular region known as the DCT, distal convoluted tubule, and the DCT of many nephrons open into tray tube known as a collecting duct. ये डक्ट मैंने यहाँ पे दिखा है, डिजिटल कन्वर्ट इन स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है जिसको हम बोलेंगे distal collecting tubules. Okay, and many of which coverage and open into the renal pelvis. And then after ये सारी चीजें जो है वो renal pelvis में ओपन होती है through the medullary pyramid in the calyces. Now the Malpighian corpuscles जो है, okay, PCT, DCT of the nephron are situated in cortical region. तो इसमें से भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि माल्पीजियन करप्सल मतलब ये पीसीटी या डीसीटी ये नेफ्रॉन का कौन नेफ्रॉन ये जो है वो नेफ्रॉन के कौन सा पार्ट में है। तीन चीजें माल्पीजियन करप्सल्स पीसीटी एंड डीसीटी। तो इतना रीजन होता है नेफ्रॉन के कॉर्टिकल रीजन में। कौन से रीजन में होते हैं? कॉर्टिकल रीजन में ऑफ द किडनी। whereas the loop of Henle dips into the medulla. medulla में जो हेनले के लूप होते हैं वो होते हैं एंड द मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। मेजोरिटी हम बात करें तो नेफ्रॉन का लूप जो होता है ना बहुत शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड्स ओनली अ वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला में थोड़ा ही अंदर तक जाता है। ऐसे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। एंड थोड़े नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत लंबे होते हैं डिप्ड इनटू द मेडुला। मेडुला में अंदर तक जाते हैं तो उनको मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी JMN। ओके, तो उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलेंगे। द एफेरेंट एट्रियोल जो है इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। देखो आप ये इफेरेंट है, यहाँ पे ये जो है वो इफेरेंट है और इसने ऐसा फाइन एक स्ट्रक्चर बना दिया है ग्लोमेरुलस फ्रॉम अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल के आसपास नोन एज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जो बना ये सबको क्या बोलेंगे, ये जो चीज है ये ये क्या है, तो ये पेरिट्यूबुलर है। ओके, ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। A minor vessel of this network, ये जो वेसल्स है उसका एक छोटा वेसल नेटवर्क जो है रन पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। आप इसमें देख ही सकते हो कि ये भी इसके थ्रू ऐसे है असेंडिंग डिसेंडिंग लूप बनाता है हेनले के लूप के साथ ही। तो इसको देखो क्या बोला फिर, वासा रेक्टा। ओके, एंड वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली
रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो ये डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, असरेशन रीजन एआर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन आस्क हो सकता है कि वासा रेक्टा is absent or highly reduced in cortical, but medullary juxtamedullary जो है उसमें वासा रेक्टा है वो अच्छे से डेवलप्ड होता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। मैं प्रीवियस स्लाइड करती हूँ, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है पूरा किडनी, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट में हमने बात किया था सेक्शन ऑफ किडनी के बारे में, उसके बाद पूरा एक नेफ्रॉन का यूनिट दिखा दिया है। देन नेक्स्ट हमने ग्लोमेरुलस का जो भाग था माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स वो भी डिटेल में पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो भी पढ़ा। टू मेन टाइप के नेफ्रॉन्स है। जो टू मेन टाइप के नेफ्रॉन्स के आपको नाम याद रखने हैं वो कौन से है, तो वो ये टॉपिक कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन में भी ये आस्क हो सकते हैं, तो डिफरेंस आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। कॉर्टिकल जो है नेफ्रॉन वो डीप नहीं होता है, जक्टा मेडुलरी डीपली होता है मेडुलरी रीजन्स में। इसमें वासा रेक्टा वेल डेवलप होता है और इसमें होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम डेवलप वो वैसा होता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन involves three main process, namely glomerulus filtration, ग्लोमेरुली मतलब ये पार्ट में जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुआ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियल के थ्रू वो, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन। तो ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इधर पीसीटी, हैंडले, बीसीटी। तो इतना जो प्रोसेस है टेक प्लेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में ये सारी प्रोसेस होती है। यहाँ पे सिक्रेशन होता है। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन वो क्या है, सबसे पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फिल्टर होना, विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्योंकि ये पार्ट में होगा तो उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. Okay, 1100 to 1200 ml पर मिनट फिल्टर हो जाता है, तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। ओके, by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle. ओके, हमारे वेंट्रिकल में से जो 5000 ब्लड निकलता था उसमें से 1% का ब्लड जो है वो 1 मिनट में जो निकलता था वो फिल्टर हो जाता है। एंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ये इफेरेंट एंड अफेरेंट एट्रियोल जो है अंदर जो आती है ना, वो डिफरेंस भी ऐसा आप करते हैं कि एफेरेंट एट्रियोल एंड इनफेरेंट एट्रियोल, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो बाहर निकलते हैं ना वो थीन है कंपेयर टू दिस, और ये थोड़ा ठीक है। ठीक है तो ब्लड जल्दी से आ गया, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसको धीरे धीरे पास होना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई वहां पे फिल्ट्रेशन अच्छे से होता है। दैट इज द एंडोथेलियम। ये ग्लोमेरुला जो है उसका एंडोथेलियम कैसा है, तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल, इसके अंदर बाउमेन का कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। इसे इसका ये 2 लेयर ऐसे होता है, ठीक है, ये और ये लेयर, ये एंडोथेलियम है।
और ये बाउमेन का कैप्सूल आ रही, इसके बीच में से ऐसे ब्लड पास होता है। Now, the epithelial cells of Bowman capsule known as podocytes. Bowman capsules के जो epithelial cell है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आपको आस्क करेंगे, ठीक है। Epithelial cells of Bowman capsule known as the podocytes are arranged in intricate manner so that to leave some minute space known as a filtration slits or slit pores, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा अरेंजमेंट रहता है। तो ये सारी जगह से ऐसे ऐसा ऐसा करके ब्लड को पास होना पड़ता है। सो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, फाइनली ब्लड फिल्टर होता है एंड थ्रू दिस मेम्ब्रेन पोडोसाइट में से पास हो जाता है एंड दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा सब कुछ पास हो जाता है ऑन टू द लुमेन ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब ग्लूमेरुल में जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है, तो आपको उसका आंसर देना है कि उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कैसा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया है। नाउ रेट क्या है उसके बारे में बात करें तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट दो चीजें हैं। जैसे सपोज ऐसा फनल है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ लिक्विड डाल दिया तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा ना, ये इसको मैं बोलूंगी फिल्ट्रेट। तो आप सोचो कि सपोज ये बाउमेन का कैप्सूल है, इसमें से ब्लड पास हुआ, बाकी सब यहाँ से रिटर्न चला जाता है, तो ये नली जो है उसमें क्या आया, जो पीसीटी का रीजन है उसमें क्या है, तो पीसीटी रीजन में आ गया है अब फिल्ट्रेट। ओके, तो amount of filtrate formed by kidney per minute is known as the glomerular filtration rate. ग्लोमेरुलर में से कितना ब्लड फिल्टर होता है तो उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। एंड हेल्दी इंडिविजुअल जो है उसका अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट है। दैट इज एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है। एंड सॉरी 180 लीटर ऑफ यूरिन फिल्टर होता है एंड ये यूरिन जो है उसमें से 1 to 2 लीटर्स पानी जो है वो निकलता है, ठीक है। फिल्ट्रेट इतना पर डे पास आउट होता है एंड द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, जीएफआर जो है उसका रेगुलेशन होता रहता है एंड वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है जेजीए उसके थ्रू होता है। सब जगह पे रेगुलेशन है, यहाँ पे भी रेगुलेशन होता है एंड जेजीए जो है वो एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो फॉर्म होता है बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन। सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से ये सेंसिटिव रीजन बनता है एंड द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड द एफेरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ दैट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जेजीए है। जेजीए कहाँ है? तो जेजीए फॉर्म होता है डिस्टल डीसीटी एफेरेंट एट्रियोल के लोकेशन पे एंड फॉल इन जीएफआर। जीएफआर में डाउन आया, फॉल आया, कैन एक्टिवेट द जेजी juxtaglomerular cells to release the renin। ओके, वो रेनिन को रिलीज करने को बोलेंगे which can stimulate the glomerular blood flow and that's why ग्लोमेरुली जो है उसमें ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होगा एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। और ऐसे जो ये रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। आई होप कि आपको फिल्ट्रेशन का ये जो रेट है वो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट कराओ। नाउ अ compression of volume of filtrate, compression of volume of the filtrate formed per day that is 180 liters per day। इतना फिल्ट्रेट बनता है विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज कितना 1.5 लीटर ओनली। मतलब जो ये पीसीटी देन हेनले देन डीसीटी और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसके थ्रू इतना रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। कौन सा? रीएब्जॉर्प्शन। और इतना रीएब्जॉर्प्शन होता है ताकि 180 लीटर में से ओनली 1.5 लीटर ही मिक्सचर मतलब यूरिन बनता है। Suggest that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule से and this process is known as reabsorption। वापिस से एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट ब्लड यहाँ पे फिल्टर होने को आया है। and the tubular epithelial cell
In different segments of nephron perform this either by active or by passive mechanism. That is, एग्जाम्पल है कि सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सोडियम आयन है, ये सब जो है इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब एक्टिवली, एक्टिवली फिल्ट्रेट में से रीएब्सॉर्ब हो जाता है। वेर एज कचरा जो है ना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब उसमें एनर्जी का जरूरत रहता है, तो वैसे ये एब्सॉर्ब होता है। एंड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली, वाटर भी पैसिवली इसमें से रीअब्सॉर्ब होता है इन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। जो डायग्राम है उसमें 16.5 डायग्राम नहीं है, तो ये पूरा डायग्राम जो है इसमें आप देखोगे कि कैसे रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का। तो ये जो रीजन है ये वाला, मैं लेकर मार्क करके दिखाती हूँ आपको, ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे यूरिया कचरा जो है ये सबका पैसिवली, और देखो सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, शुगर है, यहाँ पे देखो अमोनियम आयन है, तो ये सब एक्टिवली यहाँ से निकल जाते हैं। ओके, नाउ हम बैक देखते हैं कि ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, तो सी during the urine formation the tubular cells secrete substance like H plus ion, K, potassium ion, ammonium ion into the filtrate, and the tubular secretion is also an important step in urine formation. Okay, ट्यूबुलर सिक्रेशन होना ये भी यूरिन फॉर्मेशन का एक स्टेप है जो मेंटेन करने में आयनिक एंड एसिड बैलेंस, बेस बैलेंस जो है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आया है। नाउ फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स जो है वो पढ़ते हैं कि सारे ट्यूब्यूल्स जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, डायग्राम जो ये डायग्राम है ये आपको प्रेफर करना है रीअब्जॉर्प्शन के पॉइंट्स में। ओके, तो ये आप देखो कि यहाँ पे ये जो चीज है ये कौन सी दी गई है, बॉमन कैप्सूल है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, अमोनिया है, सोडियम है, न्यूट्रिएंट है, पानी है, एक्टिवली एंड पैसिवली रीएब्सॉर्ब होता रहता है। कलेक्टिंग डक्ट में आपको येलो कलर दिखाई देता है, वो शो करता है कि यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है इसके बारे में बात करते हैं, बट इसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ कि आपको जो यहाँ तक का पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आया है, तो ही हम आगे जाते हैं कि फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है, पीसीटी, हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये सब के बारे में अभी बात करेंगे। यदि आपको 16.2 मतलब जो नेफ्रॉन पूरा यूनिट था उसके बारे में समझ आया तो हमें कमेंट कर दो और लाइक कर दो। अब हम चालू करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले पीसीटी का फंक्शन देखते हैं, इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यू आ सकता है। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर। ओके, क्यूबोइडल मतलब ये पीसीटी की अभी हम बात करें तो पीसीटी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो सपोज ऐसे ये पूरा ब्रश है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और क्यूबोइडल मतलब ऐसे ऐसे सेल, सेम सेल्स। ओके, तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्री ऑब्जर्प्शन, और ये छोटे छोटे जो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर है वो रीएब्जॉर्प्शन होने के लिए सरफेस जो है ना, सरफेस उसको इंक्रीज करता है। एंड नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जरूरी तत्व जो है, एंड 80 टू 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, वाटर है, आर एवरी एब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, पीसीटी के थ्रू ही। कितना, तो 70 to 80, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, चीजें, इन सब जो है वो पीसीटी के वॉल्यूम के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, तो पीएच एंड आयोनिक बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। ओके, फिल्ट्रेट में से हाइड्रोजन आयन, H+ आयन एंड अमोनिया जो है NH3, उन दोनों का
सिक्रेशन सिलेक्टिवली सिक्रेशन करके बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ H बाय कार्बोनेट आयन जो है फ्रॉम इट ऐसे निकाल देता है ना। हेनलेस लूप जो दूसरा ट्यूब्यूल्स है क्या हेनलेस लूप, तो उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो लिम्ब होता है। जैसे ये आया तो डिसेंडिंग, ये आया तो असेंडिंग। ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। यहाँ पे बात हो रही है असेंडिंग लिम्ब की। तो इसमें मिनिमम मिनिमम क्या होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, री एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे होता है। And however, this region play a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. And the descending limb of lobe जो है of Henle is permeable to water. पानी के लिए permeable है, but almost impermeable to electrolytes. But पानी के लिए ये permeable है, but electrolytes जो है उसके लिए क्या है ये impermeable है. Okay, and this concentrate the filtrate as it move down. जैसे जैसे इनले के लूप में डाउन साइड कंसंट्रेट फिल्ट्रेट आता है वैसे वो उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। एंड असेंडिंग लीव इज द रिवर्स, इज इम्परमिएबल टू वाटर। पानी के लिए इम्परमिएबल है बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन होने देता है एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिव पैसिव सारी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होने देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। तो ये रीजन का बात हो रहा है कि ये जो रीजन है यहाँ पे, तो ये निग्लोबेट देखो NaCl निकल गया बट पानी नहीं निकल पाता है इधर से। ओके, बाकी सारी चीजें यहाँ से निकल सकती है। तो ये हेनले का लूप है। एंड देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्टर पासेस अपवर्ड, तो ऊपर के साइड पे जो जाएगा वो मोर कंसंट्रेट होगा, वो ज्यादा कंसंट्रेट फिल्ट्रेट होगा। एंड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। और जैसे वो डीसीटी के रीजन में आएगा, जैसे वो डीसीटी के रीजन में आएगा थोड़ा वो कैसा बन जाएगा, इट गेट डाइल्यूटेड। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था और जैसे ऊपर के ये डीसीटी के साइड आएगा वैसे ये डाइल्यूट हो जाएगा। नाउ डीसीटी की बात करते हैं। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonates and the selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance. Okay, sodium potassium Na plus K plus ये जो बैलेंसिंग होता है ये बनाने में हेल्प करता है। तो आई होप कि फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल का ही एक पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। जैसे हमने टीसीटी देखा, हेनले देख लिया, डीसीटी का फंक्शन देखा, अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन से मेडुलरी रीजन है वहां तक वो एक्सटेंड होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब। ये जो पोर्शन है जैसे ये बाउमेन, पीसीटी, हेनले, डीसीटी और ये, तो ये पूरे पोर्शन की बात हो रही है इसकी। ये पोर्शन जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो गेट रीअब्सॉर्ब। ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी कीप करने के लिए थोड़ा अमाउंट जो यूरिया का है उसको भी पास होने देता है। एंड इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेन ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। इसका भी एक रोल पीएच एंड आयोनिक बैलेंस जो है ये दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस आयन। ओके, जो हमने प्रीवियस फिगर में देख लिया है। ठीक है।
तो आई होप कि कलेक्टिंग डक्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको ये तीनों सॉरी 4 जो है पीसीटी, हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ये सब फंक्शंस ऑफ क्या थे? ट्यूब्यूल। ह्यूमन का जो ट्यूब्यूल्स है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन का ये सब पार्ट था। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमें कमेंट करके आप दिखाओ, बोलो कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो है उसका मैकेनिज्म कैसे वो कंसंट्रेट बनता है उसका बात करना है। तो मैमल्स जो होते हैं उसके पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की। मैमल्स जो है उनके पास कैसी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसे? तो 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट बनता है और इसमें से हमारी ट्यूब्यूल जो है सिर्फ 1.5 लीटर ऑफ यूरिन है वो एक्सक्रेट करती है। तो आप देख सकते हो कि कितना कंसंट्रेटेड यूरिन जो है, मतलब 99% कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। एंड द हेमलेस लोब एंड द वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ओके, तो इसमें कौन से पार्ट जो है ट्यूब्यूल का वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो टू, एक है हेमलेस लोब एंड दूसरा कौन है? वासा रेक्टा। तो ये दोनों जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प होता है। द फ्लो फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी आपने पढ़ लिया है कि सपोज हेनले का लूप है तो इसमें दो, एक असेंडिंग है तो दूसरा डिसेंडिंग लूप है एंड दस फॉर्म काउंटर करंट एंड दैट्स व्हाई काउंटर करंट फॉर्म होता है। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा वो भी कैसा है? ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। क्योंकि आप हेनले की बात करो, सपोज यहाँ पे एक हेनले है और ये वासा रेक्टा है, तो इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है एंड दैट्स व्हाई दोनों में काउंटर करंट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, काउंटर करंट फॉर्म होता है एंड द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी। ये दोनों के बीच में जो काउंटर करंट बनता है, ये काउंटर करंट जो बना वो हेल्प कहाँ पे करेगा? ऑस्मोलारिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल की है उसको मेंटेन करने में। दैट इज फ्रॉम 300 milliosmol per liter inner cortex to about 1200 milliosmol per liter inner medulla. See the difference. Okay, कॉर्टेक्स में 300 और यहाँ पे 1200 इनर मेडुला में। एंड दिस ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट जो है वो कोज होता है बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले, ये जो है इसके थ्रू NaCl, ओके, विच इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये एक्सचेंज कर देता है किसको? तो ये डिसेंडिंग लूप, देखो ये डिफरेंट है। ओके, सपोज हेनले का हेनले का डिसेंडिंग है तो वासा रेक्टा का असेंडिंग होगा, और दूसरी कंडीशन जो है उसमें हेनले का असेंडिंग है तो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग है लूप, और एंड दैट्स व्हाई एक्सचेंज होता है। सपोज ये इसमें NaCl आए तो ये असेंडिंग में दे देगा। ठीक है, descending limb of vasa recta and NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasa recta and that's why vasa recta का जो portion है उससे वो exchange कर देगा। And similarly small amount of urea enter
अ थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले। एनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें होता है यूरिया, यूरिया का अमाउंट। ओके, ये जो है वहां पे ये जो है वहां पे यूरिया, और यहाँ पे क्या है NaCl। तो यूरिया का बात हो रहा है, तो यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा उसमें एक्सचेंज हो जाएगा ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस facilitated by the special arrangement of Henle loop and the vasa recta is known as the counter current mechanism। और ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म एक दूसरों के साथ है तो उसको बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और ये जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, वहां पे क्या बनाता है, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट कर सकता है। एंड प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट help in an easy passage of water from the collecting tubule and thereby concentrating the filtrate। यूरिन जो है उसको ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। एंड ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। इनिशियल मतलब इनिशियल कौन सा, जो पीसीटी में बना था। पीसीटी में जो कंसंट्रेट बना था, सॉरी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था, उससे हम बात करेंगे कलेक्टिव ट्यूब्यूल की, तो 4 times मोर कंसंट्रेटेड होता है। ओके, जो बनता है हमारी कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में। तो ये पूरा कंसंट्रेशन के साथ डायग्राम है। इफेरेंट एफेरेंट आर्टेरियल देखो आप यहाँ पे कितना है, 300 है। जैसे नीचे आता है वैसे कंसंट्रेट हो जाता है 1200, फिर ऊपर गया, ये पार्ट थोड़ा डिस्टल है, NaCl निकल गया तो वापस से थोड़ा स्लो डाउन हो गया, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर निकलता रहता है। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये ज्यादा कंसंट्रेट हुआ, और ये रिवर्स प्रोसेस है। देखो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है, और ये असेंडिंग है, तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग है, तो ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो दैट्स वाई काउंटर करंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड दैट्स वाई काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो बनता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन किसके थ्रू होता है, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। देखो, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism। हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म है, उनके थ्रू ये पूरा जो है प्रोसेस ऑफ किडनी फंक्शन वो रेगुलेट होता है, इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस रीजन, JGA, juxtaglomerular apparatus and a certain extent that is the heart। इसके हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, सो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाता है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कंसंट्रेशन, तीन थिंग, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस, और यू कैन से दैट कंसंट्रेशन। ये तीन चीज जो है उसमें कुछ चेंज आया, दैट मीन्स ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो गए, एक्टिव। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, देखो सपोज बॉडी में से ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं वेसोप्रेसिन, इसको रिलीज करते हैं फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस।
न्यूरोहाइपोफाइसिस में से रिलीज करेंगे। एडीएच क्या करेगा? तो एडीएच जो है ना वो फैसिलिटेट करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो पार्ट है उसमें से फैसिलिटेट करेगा एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, एंड दैट्स व्हाई डायूरेसिस की कंडीशन नहीं आने देगा। ओके, ज्यादा पानी का लॉस नहीं होगा। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। देखो, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो स्विच ऑफ हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो इंक्रीज हुआ एंड सप्रेस, उसने ईडीएच का इफेक्ट जो है उसको सप्रेस कर दिया। रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक, फीडबैक कंप्लीट करने के लिए रिलीज कर दिया। ओके, सप्रेस कर दिया। एंड एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन, एडीएच जो है वो किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट करता है बाय इट्स constrictory effect on blood vessels, and this cause in increase in blood pressure, and that's why blood pressure बढ़ गया। And an increase in blood pressure can increase the GFR, glomerular blood flow जो है वो बढ़ाएगा and thereby GFR है वो बढ़ा। तो आप देखो कैसा सिग्नल है कि ADH मिलता है, तो ADH मिला मतलब ब्लड प्रेशर जो है हमारा ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारा GFR जो है वो बढ़ता है, और GFR बढ़ेगा तो हमारा प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का वो बढ़ेगा। उसके बाद हम आगे इसमें ही देखते हैं कि JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस जो है प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल मतलब GFR में फॉल है, GFR सपोज हमारा डाउन हुआ और द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन बी एक्टिवेट द जेजी सेल्स। फॉल आया मतलब जेजी सेल्स जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स वो एक्टिवेट हो गए, एंड एक्टिवेट हुए तो उसने रिलीज कर दिया रेनिन। रेनिन को रिलीज किया तो ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन नोजन इन अ ब्लड। ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एक्टिवेट कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में। ओके, कितना प्रोसेस है देखो, जीएफआर डाउन हुआ तो जे जी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, वो एक्टिवेट हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक्टिवेट हुआ, और वो एक्टिवेट हुआ तो पहले एंजियोटेंसिन टेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2 वो जो है वो रिलीज होता है, एंड दैट्स व्हाई पावरफुल कंस्ट्रिक्शन होता है, वास्टो कंस्ट्रिक्शन सी, एंड दैट्स व्हाई वेसो कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन हुआ तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर जो है वो भी इंक्रीज होगा। इसके रिजल्ट में ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, जीएफआर हमारा बढ़ जाएगा। एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट करता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को, मतलब यहाँ पे सबको जैसे किडनी है तो यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है, ये जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसको भी एक्टिवेट करता है जो अल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? अल्डोस्टेरोन। एंड अल्डोस्टेरोन cause reabsorption of sodium ion and water from distal part of the tubules, DCT region में से वो सोडियम आयन एंड पानी जो है उसको रीअब्सॉर्ब करता है, and this also leads to an increase in blood pressure and GFR, and that's why GFR ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एंड दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो है उसको बोलेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि दो हार्मोन का इसमें कलेक्टिव रोल है, रेनिन का भी है एंजियोटेंसिन का भी है, दैट्स व्हाई। और भी एक रेगुलेशन होता है कि ब्लड फ्लो में सपोज इंक्रीमेंट हुआ, ब्लड फ्लो जो है ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हुआ to the arteria of the heart can cause the release, तो हार्ट जो है हमारा वो मैसेज देगा ANF,
अब एएनएफ क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। हार्ट में से ये फैक्टर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स जो है उसको रिलीज करेगा एंड ये फैक्टर जो है एएनएफ कैन कॉज वेसोडाइलेशन। यहाँ तक हमने प्रोसेस देखा था रेनिन एंजियोटेंसिन में कि कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल ब्रॉड हो जाती एंड देयर बाय ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है मैकेनिज्म वो ऐसे फॉर्म होती है एंड देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हुई तो साथ में एएनएफ मैकेनिज्म होनी ही है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन तो ये प्रोसेस जो है वो डायलेशन के साथ जुड़ी हुई होती है, डायलेशन। ओके, तो आपको यहाँ तक प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आया है। ये है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्शन। मिक्सचर्शन क्या है, मतलब यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो लेट्स सी मिक्सचर्शन क्या है। तो यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन, ये डेफिनेशन है मिक्सचर्शन की। बाय नेफ्रोज इज अल्टीमेटली कैरिड टू यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज देती है तब तक स्टोर करते हैं एंड जैसे ही सीएनएस हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज देगी कि यूरिनरी ब्लैडर है फुल हो गया है, तब उसको एम्प्टी करना होता है एंड दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ से ऐसे यूरेटर आती है, ये जो है वो क्या है? यूरेटर, और ये एम्प्टी होती है इन अ यूरिनरी ब्लैडर में। और ये यूरिनरी ब्लैडर्स के जो मसल्स होते हैं, यहाँ आसपास जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच एंड इट्स गेट फिल्ड विथ व्हाट? यूरिन। इसके अंदर यूरिन जो है वो भर जाता है एंड इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द wall of the bladder send the signals to what? brain। हमारे सीएनएस हमारे ब्रेन को मैसेज देता है एंड द सीएनए पासिस द मोटर मैसेज। सीएनए जो है वो बाद में रिस्पॉन्स में मोटर मैसेज पास करता है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लेडर। ब्लेडर का जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने को बोलते हैं। ओके, एंड साइमल्टेनियस द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रा, ये जो है वो है यूरेथ्रा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो रिलीज होता है एंड कोजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन एंड दैट्स व्हाई यूरिन जो है वहां से आउट हो जाता है, तो यहाँ से यूरिन आउट होता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस थी मिक्सचर्शन की एंड नाउ सी हियर the process of release of urine is known as the mixturtion. This is the simple definition of mixturtion. What? See, the process of release of urine is known as the mixturtion. यहाँ तक हमने जो देखा था वो कैसे प्रोसेस थी कि सीएनएस के थ्रू कैसे ऑपरेट होता है वैसे। ओके, एंड द न्यूरल मैकेनिज्म causing its called the micturition reflex। से न्यूरल कंट्रोल मिलता है उसको, तो अब उसको बोलेंगे मिक्सचर्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रेट कितना? ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे, इतना फॉर्म कर सकता है, एक्सक्रेट आउट कर सकता है। एंड द यूरिन फॉर्म्ड इज, नाउ यूरिन के कलर की रिगार्डिंग है कि यूरिन कैसा होता है। ओके, तो सबसे पहले उसका कलर, तो यूरिन का कलर कैसा है? तो लाइट येलो कलर है, वाटरी फ्लूइड है। स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो यूरिन का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो थोड़ा वाटरी है। उसके बाद बात करें कि
एसिडिक इन नेचर है, स्लाइटली एसिडिक है। उसका पीएच जो है ना वो नियरली 6.0 इतना उसका पीएच है। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ओके, उसके पास थोड़ा बैड स्मेलिंग ड्यू टू अमोनिया की वजह से, तो स्मेल कैसा है उसके बारे में। ओके, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे। इसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू जो है इसमें से भी आस्क हो सकता है कि 25 से 30 ग्राम जितना यूरिया एक दिन में। ओके, तो 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया जो है वो निकलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शॉर्ट में पूरा टॉपिक आ गया है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोस। जब कुछ डिजीज होता है तब यूरिन एनालिसिस, आपने कई बार ऐसा टेस्ट करवाया होगा आप जब आप बीमार हो। हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्लिनिकल डायग्नोस के ऊपर से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंट काइंड के डिजीज होते हैं। सपोज ग्लूकोज आया तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोसोरिया है। कीटोन प्रेजेंट है तो बोलेंगे कीटोनोरिया है। इन यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज मेलिटस। और ये सपोज प्रेजेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको डायबिटीज मेलिटस है। ओके, तो आई होप कि मिक्सचर का प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट एंड लेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो अब हम चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रेशन। ये भी एक पॉइंट है। एंड देन नेक्स्ट हम डिसऑर्डर्स देख लेंगे। रोल ऑफ अदर ऑर्गन, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि दूसरे दूसरे जो ऑर्गन है उसका एक्सक्रेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले और नेम ऑफ ऑर्गन। ओके, नेम ऑफ ऑर्गन जो एक्सक्रेशन में हेल्प करता है तो वो है किडनी, तो ये चैप्टर में हमने देख लिया। लंग्स CO2 निकालने में हेल्प करता है। लीवर यूरिया, स्किन स्वेट, तो ये सब एक्सक्रेटरी वेस्ट निकालने में मदद करता है। पहले लंग के बारे में देखते हैं। तो हमारा लंग जो है ना वो रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लंग क्या रिमूव करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कितना? तो 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml जितना। एंड अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, और साथ में पानी भी निकालता है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी है, दैट यू ऑलरेडी नो, जो सिक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। लीवर जो है ना उसमें से क्या होता है? तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल। ओके, एंड डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन जो है, स्टेरॉयडल हार्मोन, उसको भी, विटामिन को, विटामिन एंड ड्रग्स। सपोज कोई दवाई लिया है तो जितना चाहिए उतना बॉडी लेता है, बाकी सब वो देता था लीवर को, और लीवर फिर उसको हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस, और ये सारे सब्सटेंस जो है वो अल्टीमेटली पासिस आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्किन जो है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करती है। The sweat and the sebaceous gland that present in our skin. Sebus gland जो चिकना विस्कस लाइक वेस्ट जो होता है वो निकलता है। स्वेट जो होता है पानी, पसीना, तो वो हमारी स्किन से एलिमिनेट होता है इन सर्टेन सब्सटेंस थ्रू दैट सिक्रेशन। ओके, जैसे मैं ऐसे ऐसे अभी कर दी हूँ तो मुझे स्वेट आ रहा है। ओके, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। ओके, स्वेट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो स्वेट ग्लैंड में से। एंड सेबस कहाँ से? तो सेबेसियस ग्लैंड में से।
सेबस क्या है, सॉरी स्वेट क्या है, तो स्वेट जो है ना वो है वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl एंड उसमें थोड़ी अमाउंट में यूरिया भी होता है, थोड़ी अमाउंट में यूरिया भी होता है, थोड़ी अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी होता है एंड दैट्स व्हाई कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मच्छर होते हैं ना वो ज्यादा काटते हैं। क्यों आपको पता है मच्छर क्यों ज्यादा काटते हैं? क्योंकि कोई पर्सन की स्वेट के साथ उसमें लैक्टिक एसिड निकला और लैक्टिक एसिड जो है ना लैक्टिक एसिड हियर लैक्टिक एसिड परफ्यूम का काम करता है। किसके लिए? मच्छर के लिए। मॉस्किटो जो है मॉस्किटो के लिए वो स्प्रे का काम करता है एंड दैट्स वाई उसको स्मेल आ जाती है और वो हमको बाइट कर लेता है। ओके ओके वो एक्स्ट्रा था। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज अ फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑफ हमारा बॉडी सरफेस जो है उसको कूलिंग इफेक्ट देता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव। ऊपर जो वेस्ट की बात की NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड एक कचरा भी निकलता है एंड हमारा बॉडी सरफेस जो है उसको कूल रखने में हेल्प करता है। नाउ यहाँ से जो बात हो रही है वो है सेबस के बारे में। यहाँ से तो सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक व्हाट, तो स्टीरोल्स निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स निकलता है, वैक्स निकलता है थ्रू द सेबम, इसलिए वो थोड़ा स्निग्ध दिखता है, चिकना दिखता है, ओके लगता है फील में एंड दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर द स्किन और ये स्किन में ऑयल का एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बन जाता है। आपने ऐसा फील किया होगा जब आप ट्रैफिक में खड़े हो बहुत धुआं धुआं उधर होता है स्मोक रहता है तो आपकी स्किन जो है वो स्टिकी टाइप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने एक उसका गार्ड बना लिया, उसने ऑयल सिक्रेट कर दिया ताकि वो जो हार्मफुल केमिकल है उसकी इफेक्ट आपकी स्किन पे ना हो एंड दैट्स व्हाई सेबस ग्लैंड जो है वो उसका सिक्रेशन एट दैट टाइम करती है। डू यू नो that small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? हमारी सलाइवा जो है ना वो भी छोटी अमाउंट में कचरा निकालने में हेल्प करती है। ओके तो जैसे हम फूड रखते हैं वैसे ही थोड़ा बहुत कचरा जो है उधर से भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुंह में, मतलब क्यों नहीं लग रहा है, वहां पे नाइट्रोजनियस वेस्ट आया तो हम स्पिट आउट कर देते हैं। तो ये रोल ऑफ द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूलें। ओके तो डिसऑर्डर ऑफ किडनी फंक्शंस जो है मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के जो डिसऑर्डर्स है उसमें हम बात करेंगे मेल फंक्शनिंग of kidneys can lead to accumulation of urea in a blood. That condition is called uremia. ऐसी कंडीशन जो है उसको यूरेमिया बोलते हैं। तो यूरेमिया कब है? तो इंक्रीज इन यूरिया इनसाइड ब्लड एट दैट टाइम पे कंडीशंस जो बनती है उसको बोलते हैं यूरेमिया और ऐसी कंडीशन हाईली हार्मफुल है। ऐसी यूरेमिक कंडीशन जो है वो कैसी है? तो ये हाईली हार्मफुल है और दैट लीड्स टू द किडनी फेलियर और इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी हमारी फेल हो सकती है एंड इन सच अ पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव। सपोज यूरिया की अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो गई है तो वो एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस के थ्रू यूरिया जो है वो उसके ब्लड में से निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, तो सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे हीमोडायलिसिंग यूनिट है, ओके HU है। तो ब्लड यहाँ से आर्टरी के थ्रू निकाल दिया जाता है और यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर रहती है। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है सबके बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रोसेस में कन्वेंटिएंट आर्टरी हैंड और लेग में से ब्लड निकाला जाता है कन्वेंटिएंट आर्टरी में से और वो जो ब्लड है वो दिया जाता है डायलिसिंग यूनिट को, डायलिसिंग यूनिट।
जिसको हेमोडायलिसिंग यूनिट और HU या वी कैन से दैट DU बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, ये जो है वो हमारी किडनी है और ये जो है वो आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। तो ब्लड ड्रेन आउट होता है, तो जब ब्लड ड्रेन आउट करते हैं तब इसमें हेपारिन को एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज जैसे बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो वो जम जाता है और जमे नहीं, इसलिए उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करना पड़ता है। एंड यूनिट कंटेंट कॉइल्ड, ये यूनिट के पास क्या होता है, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। ये जो है वो है सेलोफेन ट्यूब और ये सेलोफेन ट्यूब जो है उसके आसपास इधर ये सारी जगह पे फ्लूइड रहता है और ये जो फ्लूइड है ना उसके पास सेम कंडीशन रहती है, किसके जैसी, सेम कंपोजिशन जैसा ब्लड प्लाज्मा में होता है वैसा ही कंपोजिशन रहता है एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। खाली इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता, बाकी सब कंपोजिशन होता है। एंड द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, पोरस क्यों बोला, क्योंकि ये सेलोफेन मेम्ब्रेन का एक कॉइल स्ट्रक्चर देखे तो ये कैसा होता है, लाइक दिस, और इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये अलाउस करता है पैसेज ऑफ मोलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है उसके आसपास, सेलोफेन ट्यूब के आसपास, उसका कंसंट्रेशन, तो इसके आसपास क्या भरा था, ट्यूब के आसपास क्या भरा था, तो हमारा ब्लड, वी कैन से दैट प्लाज्मा भरा है, ठीक है। तो इसमें जो भी कंसंट्रेशन हाई है वो सब कहाँ चला जाएगा, सेलोफेन ट्यूब के अंदर। ओके, तो द नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट इसमें खाली क्या नहीं है, कचरा नहीं है, इसमें वेस्ट नहीं है। तो वेस्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट वो अंदर जाएगा। एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्सेंट, सी, as a nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid. Dialysing fluid जो उसमें absent है and this substance freely move out हो जाएगा and thereby clearing the blood, और ऐसे blood clear हो गया and the cleared blood is pumped back, वापस से वो बॉडी में through a vein after adding antiheparin, क्योंकि पहले हेपारिन एंटीकोगुलेंट डाला था, अब एंटी हेपारिन डालना पड़ेगा वरना कुछ लगेगा तो रिकवरी नहीं होगी, इसलिए एंटी हिपारिन डाल के वो ब्लड को वेन के थ्रू वापस भेज दिया जाता है एंड दिस मेथड इज अ बोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट। और ये जो प्रोसेस आई है तो यूरेमिक पेशेंट जो है उसके लिए बोन, उसके लिए वरदान समान बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, और हम एक सेशन भी रखेंगे डायलिसिस कैसे होता है उसके बारे में, ओनली उसमें हम डायलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सपोज डायलिसिस से भी नहीं चलता है, पूरा किडनी फेल ही हो गया है तो किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इज द ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो इट इज अल्टीमेट मेथड इन विच द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड। ओके, जो किडनी चालू है, फंक्शनिंग में है, वो ट्रांसप्लांटेशन में यूज होती है फ्रॉम अ डोनर, डोनर के पास जब मैचिंग हो तब। प्रिफर्ड बाय अ क्लोज रिलेटिव, किसकी किडनी चलती है, तो हमारा क्लोज रिलेटिव हो उसकी, या तो पैटर्नल साइड या तो मैटरनल साइड, उसकी किडनी चलती है। एंड टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन, क्यों, क्यों मैचिंग वाली किडनी, तो हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं कर दे, फॉरेन पार्टिकल नहीं समझे, दैट्स में बिकॉज अवर इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है अगर फॉरेन पार्टिकल की मतलब कोई अननोन पर्सन की किडनी डाल दी तो उसको मैच नहीं करेगी और हमारी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो किडनी फेलियर रहेगा, फिर वापस ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाएगा। एंड मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अभी नाउ टाइम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर, अभी तो हाथ और पाँव भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, वैसे टेक्निक आ गई है। तो जिनका रीनल फेलियर होता है तो उनको एक या दो किडनी मिल जाए तो उनको वापस से उसका ब्लड फिल्टर हो सकता है। देन रीनल कैलक्यूली करके भी एक डिजीज है, रीनल कैलक्यूली। रीनल कैलक्यूली जैसे कैलक्यूली मतलब पत्थर बनते हैं, उसमें स्टोन बनते हैं। ओके, स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, क्रिस्टलाइज सॉल्ट बन जाते हैं किडनी में, जो यूरेटर, जैसे किडनी होती है तो यूरेटर में से पास आउट नहीं होते हैं, वो केलाइसिस में फिक्स हो जाते हैं, जो ऑक्सलेट्स के फॉर्म में होते हैं
फॉर्म विद इन द किडनी, तो वो सर्जरी के थ्रू, इसका सॉल्यूशन है सर्जरी, और सर्जरी करके स्टोन जो है कैलिक्यूली है वो निकाल सकते हैं। कई बार सही मेडिसिन से भी, मेडिसिन एंड मोर वाटर इंटेक, एंड मोर वाटर इंटेक से भी इसमें से रिलीफ मिल सकता है। एंड लास्ट डिजीज बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जलन होता है किडनी में, ग्लोमेरुली ऑफ किडनी में बहुत जलन होता है। तो ये एक सिंपल टाइप का डिजीज है। तो यहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स जो है वो खत्म हुए हैं। आई होप कि ये पूरा चैप्टर्स जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत इजी चैप्टर है ये। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करिए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।